गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए चैप्टर नंबर 2 सोचा था 3 लेक्चर लगेंगे, बट ये 2 ही लेक्चर में हमारा क्या है पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बातें पूरा फार्मेसी एक्ट के बारे में हमने समझा। और अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जिसकी कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी सेकेंड ईयर के बाद। ठीक है, देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या क्या है इसके अंदर, और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, यानी कि आप एज अ फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। तो फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में कुछ बातें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो सीखो यहाँ से कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो कहां कहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सारी बातें आज हम लोग समझ लेंगे। और उम्मीद है कि इसके ऊपर फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मींस एंटरिंग द नेम ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, जो इंसान क्वालिफाइड हो चुका है, इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, मतलब कि हर स्टेट की जो फार्मेसी है वो एक रजिस्टर बना के रखती है कि अच्छा ये बच्चे हैं, इन्होंने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है, और इनका नाम उसमें लिख लिया जाता है। तो वो जो रजिस्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो आपको एलिजिबिलिटी बतानी पड़ेगी जब क्वेश्चन आएगा। तो नो डाउट एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो कंप्लीट अ कोर्स, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm होना चाहिए फ्रॉम PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। बड़ा चक्कर पड़ता है इसका, बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आ चुके हैं जो कई बार ऐसे कॉलेज में फंस गए जिनकी मान्यता रद्द हो जाती है, PCI का अप्रूवल खत्म हो जाता है, तो उनके विचारों की साल खराब हो जाती है। तो जरूर चेक कर लें क्या आपका कॉलेज PCI से अप्रूव्ड है, उसके बाद ही उस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो डिप्लोमा है या बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके आधार पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात बता रहा हूं मैं, मिनिमम। तो मिनिमम अगर D भी कर लिया या B भी कर लिया तो आप एज अ फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो पहला एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, दूसरा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था 500 घंटे या कम से कम 3 महीने। ठीक है ना, जब आप D.Pharm कर लेते हैं, और स्पेशली D.Pharm के बाद की बात हो रही है, 5 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है वहां पर 500 घंटे की ट्रेनिंग, और कम से कम वो जो 500 घंटे हैं कम से कम आपके 3 महीने में डिवाइड होने चाहिए। 3 से ऊपर चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज ए सर्टिफाइड बाय योर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वो 500 घंटों की ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा वो भी चाहिए होगा। तो ध्यान रखे, आप लोग D.Pharma कर रहे हैं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और ये जो 5 आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एज की बात करें तो एज नो डाउट मिनिमम जो है आप 18 पार कर चुके होना चाहिए। रेसिडेंसी की बात करें, यू मस्ट रिसाइड और कैरी द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी विद इन द स्टेट वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंफ्यूजन होती है कि क्या सर हम जहां रह रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप क्या कह रहे हैं, यू मस्ट रिसाइड, या तो आप वहां उस स्टेट में रह रहे हो, या कैरी ऑन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, या उस स्टेट में अपना फार्मेसी का काम कर रहे हो। तो यहां से एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपने किसी एक स्टेट से पढ़ाई करी है तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर के अपना फार्मेसी का काम करना चाहते हो तो उस स्टेट में जाके भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि जहां से पढ़ाई करते हैं या जहां के होते हैं वहीं रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, देन एग्जिट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पुराना वाला आ गया, ये 22-23 वाला यहां से हटाना पड़ेगा, 22-23 नहीं रहा अब, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट उस समय डाला था एग्जिट एग्जाम के लिए जो कि लागू कर दिया गया था। बट अब ये 2022-23 नहीं, ये बैच कौन सा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पर एग्जिट एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, नया रूल आ रहा है, नया बिल आ रहा है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी ईयर आ जाएगा, शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि एग्जिट एग्जाम 26 चल रहा है, होपफुली 2027 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे शायद तब तक बिल आ जाएगा तो उन बच्चों पे लागू हो जाएगा, तो वो वाली ईयर पड़ जाएगी यहाँ पर। अभी 2022-23 वालों पे नहीं है, कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम जब ये लग जाएगा तो पहली चीज आपके पास डिप्लोमा का क्या होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए
दूसरा, आपके 500 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जिस आपकी एज 18 होनी चाहिए, और आप उस स्टेट में रह रहे हो या फिर उस स्टेट में अपना फार्मेसी का काम कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाले टाइम पे जो हो जाएगी, एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना जरूरी हो जाएगा। बिना एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो हो सकता है तब तक बिल आ जाए जो अपना फार्मेसी का नया पड़ा हुआ उस पर काम चल रहा है, तो ये लाइन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जिट एग्जाम वाली, ये 2022-23 पहले था, अब इसे हटा देना, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो ये कम से कम होना चाहिए, ठीक। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अब आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट तो ये हो तो गए, नहीं, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, डी फार्म चाहिए, ये सब चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है वेबसाइट पर। जब आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट खोलेंगे रजिस्ट्रेशन के समय, तो 10-12 की मार्कशीट पूछेगा, ऑल ईयर मार्कशीट ऑफ योर फार्मेसी और डिप्लोमा और डिग्री, हर साल जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और अगर बी फार्मा कर रखा है तो चारों साल 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए बोलेगा। उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसको अपलोड करने के लिए बोलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर डी फार्म स्टूडेंट है आप तो उसको अपलोड करने के लिए बोलेगा। ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ, जो भी वहां पे दे रखा है, आधार, पैन, जो भी मेंशन होता है, जनरली आधार कार्ड से काम हो जाता है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ती है अपनी, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर स्कैन होकर के अपलोड होता है। अ कॉपी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पीसीआई अप्रूवल कैन बी स्क्रीनशॉट और ऑर्डर कॉपी, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है, उसकी एक कॉपी भी आपको क्या करनी पड़ती है, वो कॉलेज की तरफ से दे देते हैं कॉलेज वाले, वो अपलोड करनी पड़ती है। अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ यू पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। यदि आपने अपनी अर्हता परीक्षा किसी दूसरे राज्य से उत्तीर्ण करी है ना, किसी और राज्य से कर रखी है, तो वहां आपको निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। क्लियर है बातें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लिख लो अभी से। अगर वैसे तो सारी चीजें होंगी आपके पास, ये सब चीजें होती हैं, यहां पे अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम किसी दूसरी स्टेट से कर रखा आपने, तो फिर आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। बात करें रजिस्ट्रेशन स्टेप की, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको ऑनलाइन, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। कोई जमाना था जब जाकर के हमको स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अब फिजिकली नहीं जाना होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कई बार बुलाते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑनलाइन होगा, विजिट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल वेबसाइट, जो आपके स्टेट की स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट है, आप उस पर विजिट करेंगे और नया अकाउंट बनाते हैं। उसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह पड़ता है वो नया अकाउंट बन जाता है आपका, जैसे कि आपका नया एक ईमेल आईडी, जीमेल आईडी बनती है, इंस्टा अकाउंट, ठीक है, फेसबुक अकाउंट, वैसे ही वहां पर आपका एक नया अकाउंट बन जाएगा। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, 3 चीजें आपको देनी होंगी, अपने नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर जो भी एप्लीकेशन होगा वो चीजें आपको भरनी है, न्यू अकाउंट एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, जो जो उसमें डाटा मांगेगा, जो जो ऊपर चीजें थी, डॉक्यूमेंट, फादर नेम, मदर नेम, वो सब चीजें आपको वहां फिलअप करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी, सारी स्कैन कॉपीज, ठीक है, चाहे स्कैन अपने कंप्यूटर से कर लो या मोबाइल से स्कैन कॉपी कर लो, वो सब अपलोड करनी पड़ेंगी। जो फीस है हर स्टेट की थोड़ा वेरी कर जाती है, ठीक है, वो आपको फीस वहां पर मेंशन होगी। आजकल गूगल पे यूपीआई से वहां पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन आता है, पेमेंट हो जाता है, ठीक है। पे द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन, द फी अमाउंट वेरीज बाय स्टेट, अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा फीस का वेरिएशन हो सकता है। तो एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट वाले से ये ना पूछे भाई तेरे स्टेट में तो कितनी पड़ रही है, दोनों स्टेट में अलग हो सकता है। ऑनलाइन जितनी मेंशन है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन सबमिट एप्लीकेशन, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन कंप्लीट होकर सबमिट हो जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए काउंसिल के पास चली जाती है, ठीक है। यहां टाइम लग जाता है। ये जो वेरिफिकेशन है जब आप सबमिट कर देते हो तो पेंडिंग पड़ा होता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं, कॉलेज से कंफर्म किया जाता है, तो यहाँ टाइम लगता है, महीने भर से लेकर के 2-3 महीने तक। कुछ बच्चों को कई बार सालों लग गया था पिछली बार, लेकिन अब ऐसा नहीं है, काम अब फास्ट होने लगा है। पहले जब नया नया था तब थोड़ा दिक्कत था, अब चीजें फास्ट हो रही हैं, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द काउंसिल विल रिव्यू योर एप्लीकेशन, जो काउंसिल है वो अपनी तरफ से अपने एंड से सिस्टम खोलेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी। इन सम स्टेट
एंड इन पर्सन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट में भी रिक्वायर्ड। कुछ स्टेट में वो आपको बोलेंगे भाई आपकी ये डेट है, इस डेट में आप ओरिजिनल लेके आ जाइए, हम चेक करेंगे। कुछ स्टेट में, इन सम स्टेट, ठीक है। ओके, रिसीव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाएगा, सब कुछ चेक कर लेंगे वो लोग, कॉलेज से वेरीफाई वगैरह कर लेते हैं, अप्रूवल जो होता है सर्टिफिकेट वो दे देती है, सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आ जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। द स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल इश्यू योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच यू कैन यूजुअली डाउनलोड फ्रॉम योर ऑनलाइन डैशबोर्ड। ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू विल रिसीव एन SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशन अपॉन अप्रूवल। जैसे अप्रूवल हो जाता है वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन में आता है कि आपका अप्रूवल हो चुका है, तो बार बार वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैसेज आ जाता है तुरंत जाइए वेबसाइट पे और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यही प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस नहीं है। रेडी रहिएगा नेक्स्ट ईयर जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। ओके, जब रजिस्ट्रेशन हो गया अब तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं। फिर जब आप शुरुआत में शायद 1 साल, फिर बाद में 5-5 साल बाद रिन्यूअल होता रहता है, तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है? वैलिडिटी 5 साल की है या कितने साल की है उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जनरली वैलिड फॉर 5 ईयर एंड मस्ट बी रिन्यूड बाय पेइंग रिन्यूअल फीस। एक रिन्यूअल फीस पड़ती है और हर 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस, विद अ वैलिड रजिस्ट्रेशन यू आर लीगली ऑथराइज्ड टू डिस्पेंस मेडिसिन। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, अब आप वैलिड हो कि मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ओनली इन द स्टेट। आपका जो रजिस्ट्रेशन है केवल उसी स्टेट में वैलिड है जहां से वो इश्यू हुआ है। आप सोचो कि आप अपना रजिस्ट्रेशन एक स्टेट का बनवा लें और किसी दूसरी स्टेट में जाकर के वो उस रजिस्ट्रेशन से अपना काम कर लें, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, इस स्टेट में आपको सरेंडर करना पड़ता है और दूसरी स्टेट में जाकर के अप्लाई करना पड़ता है, इतनी सी बात होती है। द PCI itself does not register pharmacist, it is the responsibility of the state pharmacy council। PCI खुद से रजिस्टर नहीं करती है फार्मासिस्ट को, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ही जिम्मेदारी होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो गई है। अब यहां से बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कई बार बच्चों का समझ में नहीं आता है। इजी है, कोई टफ नहीं है, बट समझ नहीं पाते कई बार बच्चे। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट और इनिशियल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम द एप्लीकेंट नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर आफ्टर वेरीफाइंग क्वालिफिकेशन। ये आ गया आपका फर्स्ट टाइप का, ठीक है ना। देन सब्सिक्वेंट और एडिशनल रजिस्ट्रेशन। ध्यान दें, जब आप पहली बार एंट्री कराई वो आपका कहलाता है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। अब दोबारा में कैसे एंट्री होती है? फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन वन स्टेट में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन द अनदर स्टेट इफ दे मूव। जो मैंने बात अभी बताई, अगर किसी दूसरी स्टेट में कराना है तो ये आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया, दूसरा कहलाता है सब्सिक्वेंट या एडिशनल रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तीसरा है रिन्यूअल। रिन्यूअल जो मैंने बात बताई अभी, रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रिन्यूड पीरियोडिकली, समय समय पर आपका वो रिन्यू होना चाहिए। नॉर्मली 5 ईयर का होता है। रिन्यूअल फी मस्ट बी पेड टू कीप द रजिस्ट्रेशन वैलिड। तो हम यहाँ पर इसको टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली बार कराते हैं उसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो दोबारा में करवाते हैं तो उसे सब्सिक्वेंट या एडिशनल, और रिन्यू कराते हैं तो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कहा जाता है उसे, ठीक है। सिंपल है बातें। रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर, यस, आपका नाम रजिस्टर से हट भी सकता है। कैसे? द नेम ऑफ फार्मासिस्ट कैन बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है फ्रॉम द रजिस्टर इफ, यदि कोई पर्सन मर जाए, ठीक है। तो मर जाने पे क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, कोई जनरली एक्शन तो लेता नहीं है, तो 4-5 साल बाद जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है और आप रिन्यू नहीं कराते हो तो ऑटोमेटिक वो आपका नाम वहां से हटा दिया जाता है। द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोई बंदा कन्विक्टेड दोषी पाया जाता है अपराधी में, या गिल्ट है, गिल्टी ऑफ कोई मिसकंडक्ट किया है उसने, मतलब गलत काम किया है फार्मेसी फील्ड में, तो उसका नाम हटाया जा सकता है। द रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट पेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, रिन्यूअल फीस थी, नहीं कराई है, आपका रिन्यू नहीं करा पाए हैं, तो आपका नाम हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो रजिस्टर से आपका नाम हट भी जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर? ओके। तो जो मैं बात बता रहा था कि बच्चों को कुछ चीज समझ में नहीं आती है, एक्चुअली वो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो टाइप्स ऑफ रजिस्टर है।
रजिस्टर की टाइप्स बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर क्या है आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसको हम लोग स्टेट रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर फॉर प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट। अगर आपको फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो स्टेट का जो रजिस्टर है यहां आपका नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको मेंटेन कौन कर रहा है? स्टेट रजिस्टर को हर स्टेट की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो इस रजिस्टर को मेंटेन कर रही है। पर्पस क्या है इसको मेंटेन करने का? कि रिकॉर्ड रख सके सभी के नाम, ऑल पर्संस हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो स्टेट रजिस्टर जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कौन मेंटेन करेगा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन करेगी। पर्पस क्या है? ताकि हर उस इंसान का नाम उनके पास मौजूद हो जिसको स्टेट ने सर्टिफिकेट दिया है। लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार की बात करें, व्हेन यू रजिस्टर विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड योर नेम इज एंटर्ड इन दिस रजिस्टर, you receive a certificate of registration and unique registration number. This is your license to practice in the state. ध्यान रखिएगा इस चीज का। कानूनी अधिकार कैसे मिला है? जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, पूरा सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है इसे, और यही होता है आपका लाइसेंस कि अब आप एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब बात करें कि भाई रजिस्टर में होता क्या क्या है, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर आपका पूरा नाम और एड्रेस होता है, डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, सबसे पहली बार आपने इसमें रजिस्टर में एंट्री कब हुई थी, क्वालिफिकेशंस होती हैं, डी फार्मा बी फार्मा जो भी आपकी होती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एड्रेस, आप प्रेजेंट टाइम पे कहां काम कर रहे हैं, और कुछ और बातें, यानी कि अब आप देख सकते हो, जिसको मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये बड़ी खुशी की बात होती है करके कि आप लोग फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं और आपको अगर इसे कहते हैं ना एज ए प्रूफ कि आपका एड्रेस, आपका नाम सरकार के पास लीगल तौर पे दो जगह सुरक्षित है, पहला स्टेट के पास और यही सेम चीज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंटर के पास चली जाती है। दो जगह आपका सरकारी तौर पे नाम क्या है, बकायदा नेम, एड्रेस, हर एक चीज प्रूफ के साथ सबमिट हो रखी है। तो ये काफी अच्छी चीज होती है, ठीक है। हर इंसान का डाटा या यूं कह लो कि ये जो एंट्री है नहीं होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, साथ साथ में अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो इनकी भी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दे रखा है, द महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल मेंटेन द महाराष्ट्र स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो जो जिस स्टेट का है वो उस स्टेट का रजिस्टर को मेंटेन करेगा, ठीक है। क्लियर है बातें? अब ये तो हो गया हमारे पास स्टेट रजिस्टर, सबसे पहला रजिस्टर जहां पे आपका नाम आता है। फिर बात करते हैं, आता है सेंट्रल रजिस्टर, और रजिस्टर्स के ऊपर बेटा क्वेश्चंस आते हैं, तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर बातें रख लेना। सेंट्रल रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई अंडर सेक्शन 15 जो है अपना एक्ट, उसके तहत इनका क्या कहते हैं, फार्मेसी एक्ट में इनके नाम वगैरह सब कुछ वो किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं सेंट्रल रजिस्टर के अंदर, विच कंटेन द नेम्स ऑफ ऑल पर्संस एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ देयर स्टेट। जिन जिन के भी नाम उनके स्टेट में है वो सभी नाम सेंट्रल रजिस्टर के अंदर भी आपको मिलेंगे। द सेंट्रल रजिस्टर कंटेन द नेम ऑफ ऑल पर्संस हुज नेम्स आर एंटर्ड एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो जो स्टेट काउंसिल में है उनके नाम आपके सेंट्रल वाले रजिस्टर में ही मिलेंगे। द स्टेट काउंसिल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्ड, ओके ये रिपीट से वर्ड हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। द स्टेट काउंसिल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ देयर स्टेट, ईच स्टेट काउंसिल सप्लाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लाइन के बाद ये दो लाइन हटा सकते हो, या ये लाइन के बाद सीधा यही लाइन ऐड कर सकते हो। जो सभी स्टेट काउंसिल हैं वो सप्लाई द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, ठीक है, ऑफ देयर स्टेट टू द सेंट्रल काउंसिल इन 5 कॉपीज, 5 कॉपी बनाती है उसकी, ठीक है, कि इस साल कितने जो है टोटल हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और 5 कॉपी बना करके उसको 31 मार्च या 1 डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर पीसीआई के पास भेज देती है, ताकि वहां पे भी ये प्रेजेंट टाइम के जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके नाम रजिस्टर हो जाएं,
ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट of registered pharmacist from each state, the registrar of central council enter the name of person in the central register। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जब इनको ये लिस्ट मिलती है तो वहां पे जो सेंट्रल काउंसिल का जो रजिस्ट्रार होता है वो इन सब के नाम सेंट्रल रजिस्टर में मेंटेन कर देता है, ठीक है। द रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल काउंसिल कीप एन अप टू डेट रिकॉर्ड, वो जो रजिस्ट्रार होता है सारा रिकॉर्ड अप टू डेट रखता है, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, एंड रिसीव इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हर साल टाइम पे ये डाटा आता रहता है कि कितने अब नए आ गए हैं, कितने हट गए हैं, वो सारा डाटा आता है। वो सारा डाटा सेंटर में भी जाके रिकॉर्ड हो रहा है। सेंट्रल रजिस्टर को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। द सेंट्रल रजिस्टर इज पीरियडिकली पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया में भी पीरियडिकली क्या होता है, ये पब्लिश होता रहता है, इसीलिए इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है बातें। तो स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है। सेंट्रल रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं, स्टेट के ऊपर भी आए हुए हैं, तो दोनों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अब दिक्कत यहां आती है बच्चों के पास की जो एक आता है फर्स्ट, सब्सिक्वेंट और रेगुलर रजिस्टर, ठीक है। ये कई बार जो फर्स्ट रजिस्टर है उसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि वो स्टेट रजिस्टर है या क्या है, समझो बात को। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। जो फर्स्ट रजिस्टर है प्राइमरी या इनिशियल रजिस्टर भी कहा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब फार्मेसी एक्ट आ गया था, ठीक है, इसको सबसे पहली बार एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था, क्योंकि उससे जब तक फार्मेसी एक्ट से पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं करते थे। तो हुआ क्या, इस रजिस्टर को जो फर्स्ट रजिस्टर था, ठीक है, प्रिपेयर्ड व्हेन द फार्मेसी एक्ट इज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। जब फार्मेसी एक्ट पहली बार बना, हर स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनी, ठीक है, तो ये रजिस्टर मेंटेन किया गया है। क्या क्या इन लोगों ने, इसके अंदर कंटेन द नेम्स ऑफ पर्संस हु वर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग फार्मेसी बिफोर द एक्ट केम इनटू द फोर्स। एक्ट के आने से पहले जो लोग फार्मेसी फील्ड में थे उन लोगों को बोला गया कि भैया अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, तो वो सब लोगों ने आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। दिस पर्सन रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। उस समय 1948 की बात है, जिनको तजुर्बा था या जो क्वालिफिकेशन थी उसके आधार पर, ठीक है, जरूरी नहीं था कि वो डी फार्मी हो। उस समय 5-5 साल का 10-10 साल का जिन लोगों को तजुर्बा है उसके आधार पर भी उनको फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर कर लिया गया था, ठीक है। और जो रजिस्टर होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। ये सेक्शन याद रख सकते हो। एग्जांपल कौन कौन लोग थे, एक्सपीरियंस कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर रजिस्टर्ड व्हेन द एक्ट स्टार्टेड। तो ये सबसे पहला रजिस्टर था जब क्या किया गया, जो उस समय लोग थे जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी थी, पढ़ाई या जिन लोगों को एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर आकर के इन लोगों ने क्या कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक टाइम वगैरह दिया, उसके बाद टाइम लाइन फिनिश कर दी गई। देन सब्सिक्वेंट रजिस्टर, जब पहला रजिस्टर कंप्लीट हो गया, टाइमलाइन दे दी भाई, साल 2 साल जो भी रहा होगा कि भाई लास्ट टाइम आप करवा लो, अब करवा लो, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों, अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं उनका नहीं होगा, जो भाई जो अपना फार्मासिस्ट कर रखा उसका तो हो जाएगा इजीली। तो इसीलिए एक टाइमलाइन थी। जब पहला रजिस्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट रजिस्टर आया। यहां पर क्या हुआ, इंक्लूड्स नेम ऑफ न्यूली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। जो नए नए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट थे उनके नाम एंटर होना स्टार्ट हुए, हु ऑब्टेन्ड अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन आफ्टर द एक्ट केम इनटू द फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर बना उसके बाद वाला, उसमें अब जो नए क्वालिफाइड एक्ट के हिसाब से जो नए नए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आ रहे थे उनके नाम एंटर होना स्टार्ट हुए, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट रजिस्टर थे, ये सेक्शन 32 के हिसाब से था एक्ट के, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कौन कौन इसके अंदर आ रहे थे, स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग डी फार्म और बी फार्म एंड अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही लिया जा रहा था, एक्सपीरियंस बेस पे नहीं लिया जा रहा था कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, नहीं, एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे ले लिया गया था फर्स्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट बन गया, देन सब्सिक्वेंट बन गया, अब ये सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, फिर अदर रजिस्टर की बात करें यहाँ पर, एक मिनट, इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद ये शायद मिस हो गया यहाँ पर, रेगुलर रजिस्टर, रेगुलर मिस हो गया, या इसको बताना है रेगुलर, फिर वही आ गया जो अब ये अपने रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, अभी सारे नाम आ चुके हैं हमारे पास। अब एक रेगुलर रजिस्टर जो नॉर्मल बेसिस पे हमारे चल रहे हैं, अब इस तरीके से ये नाम आगे 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 चलते चले जा रहे हैं, जो हटते जा रहे हैं वो हटते जा रहे हैं, जो रिन्यू कराते जा रहे हैं उनके ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बाद अब ये हमारा क्या बन गया है, रेगुलर रजिस्टर है, ठीक है। जब अब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्टर चल रहे हैं उसको हम कह सकते हैं वो हमारे रेगुलर रजिस्टर है,
क्लियर बातें? तो ये सब्सिक्वेंट रजिस्टर और फर्स्ट रजिस्टर, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेंगे सब लोग। इसके अलावा कुछ और रजिस्टर है, जैसे कि रिन्यूअल रजिस्टर जो मैंने बताया, इसको लाइव रजिस्टर भी कहते हैं। नवीनीकरण रजिस्टर, मेंटेन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, समय समय पर हर 5 साल में जो रिन्यू कराते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही नाम है, रजिस्ट्रेशन है, सारी चीजें होती हैं, फीस वगैरह दी जाती है। नॉन रिन्यूड नेम मे बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 34, ध्यान रखिए, अगर कोई अपने आप को रिन्यू नहीं करा रहा है तो उसका नाम सेक्शन 34 के तहत हटा दिया जाएगा। यह है एडिशनल रजिस्टर या ट्रांसफर और डुप्लीकेट रजिस्टर, जो लोग अपना ट्रांसफर लेते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। फॉर फार्मासिस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक स्टेट में बट हु मूव टू अनदर स्टेट, अब वो दूसरी स्टेट में मूव कर रहा है एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए ये एडिशनल रजिस्टर है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफर है या डुप्लीकेट रजिस्टर बनता है, ये सेक्शन 35 जो है एक्ट का, उसके तहत बनता है। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र ट्रांसफरिंग टू कर्नाटका, तो ये ट्रांसफर वाला केस है और कुछ नहीं है। एक रजिस्टर बनता है रजिस्टर ऑफ रिमूव्ड नेम, किस किस का नाम हट गया, ये भी एक देखना पड़ता है, ठीक है। कंटेन नेम्स ऑफ फार्मासिस्ट हु वर रिमूव्ड फ्रॉम द मेन रजिस्टर, जिनका नाम मेन रजिस्टर से हट गया है, क्यों, या तो मर गए हैं, या उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, यानी कि गलती करी है, या रिन्यूअल फीस अभी तक नहीं पे कर पाए, मतलब रिन्यू नहीं कराया अभी तक, या कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, या उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। ठीक, क्लियर है बातें? तो ये डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर है, जिसमें सबसे अगर मैं मेन की बात करूं तो अपना स्टेट और सेंट्रल काउंसिल, उसके बाद फर्स्ट और सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ये स्टेट, देन सेंट्रल, देन फर्स्ट रजिस्टर एंड देन सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ये 4 पे आपको पक्का फोकस करना है, ठीक है। अब कंफ्यूजन, अच्छा रेगुलर वाले को यहां बता रखा है क्योंकि रेगुलर वाले में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। सब्सिक्वेंट और रेगुलर, इसका डिफरेंस देख लो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। सब्सिक्वेंट क्या था, रजिस्टर प्रिपेयर्ड आफ्टर द फर्स्ट रजिस्टर टू इंक्लूड नेम ऑफ न्यूली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, जब पहली फर्स्ट के बाद जब पहला भर गया था उसके बाद जो रजिस्टर बना वो सब्सिक्वेंट था। ये क्या है, द मेन ऑनगोइंग रजिस्टर, ऑनगोइंग जो चल रहा है, मेंटेन बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंटेनिंग ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट, ठीक है। तो कह सकते हैं ये सब्सिक्वेंट रजिस्टर ही बाद में फिर अपना क्या हो गया, एक तरह से रेगुलर बन गए हैं। अब ये एक तरह से समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद जो पहली बार बना था रजिस्टर वो सब्सिक्वेंट रजिस्टर कहला गया। पर्पस क्या था, टू रिकॉर्ड फार्मासिस्ट हु ऑब्टेन अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन आफ्टर द फर्स्ट रजिस्टर वाज कंप्लीटेड, पहला रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद अब जो फार्मासिस्ट अपना क्या करना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, उनके लिए सब्सिक्वेंट रजिस्टर बना। इसका क्या मतलब था, टू मेंटेन एन अप टू डेट लिस्ट, एकदम लाइव डाटा ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद इन द स्टेट, कि करंट में कितना क्या चल रहा है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन की नंबर्स कितने हैं। व्हेन प्रिपेयर्ड, ये कब प्रिपेयर किया गया था, प्रिपेयर्ड वंस, इसको सबसे पहली बार जब फर्स्ट रजिस्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, देन इसको प्रिपेयर किया गया था आफ्टर द फर्स्ट रजिस्टर एंड देन कंटिन्यूसली अपडेट, फिर समय समय पर अपडेट होता रहा। ये मेंटेन रेगुलरली एंड परमानेंटली बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो मैंने कहा ना जो अपना सब्सिक्वेंट रजिस्टर है उसी को अब हम कह सकते हैं कि वो हमारा रेगुलर हो गया। लीगल सेक्शन, ये सेक्शन 32 के तहत बना था और ये सेक्शन 29 ऑफ फार्मेसी एक्ट है, बस इतना अंतर है। टाइप ऑफ एंट्री, इसमें इंक्लूड नेम्स ऑफ न्यूली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट पोस्ट एक्ट, ये डिफरेंस है, एक्ट के बाद जब एक्ट लागू हुआ था। इंक्लूड्स ऑल एक्टिव रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम फर्स्ट, सब्सिक्वेंट एंड ट्रांसफर्ड। इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर सबके नाम है, जो ट्रांसफर होके आए हैं, जो फर्स्ट के अंदर नाम थे, जो सब्सिक्वेंट के अंदर नाम है, जो ट्रांसफर होके आए हैं, वो सारे नाम आपको रेगुलर वाले के अंदर मिलेंगे, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय नो डाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दोनों को स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना सब्सिक्वेंट में या रेगुलर रजिस्टर में या फर्स्ट रजिस्टर में, ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं और तब समझ में नहीं आता है, लीगल लॉ की बातें होती है, फिर बच्चा कहता है सर सब्जेक्ट टफ है। टफ नहीं है, आपने उसको सही से समझा नहीं है, बस इसीलिए टफ लग रहा है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अब ये याद करने वाली बात है, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल की बात करें जो 1948 में थी, उसकी बात करें तो सेक्शन 41 क्या कह रहा है, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई ये कहता है कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं लेकिन वो है नहीं और काम कर रहा है, तो उसके लिए ये ऑफेंस माना, मतलब ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो उसमें क्या है,
नेचर ऑफ ऑफेंस क्या आ जाएगा, इफ अ पर्सन हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन स्टेट रजिस्टर एंड प्रिटेंड इट इज और यूजेस वर्ड्स लेटर टू सच दैट हिज नेम इज सो एंटर्ड। कहने का मतलब क्या है, लिखने का तरीका है थोड़ा सा वैसा, यदि किसी व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज नहीं है फिर भी वह ऐसा होने का दावा करता है कि मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, यह ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है जिससे यह प्रतीत हो कि उसका नाम रजिस्टर में दर्ज है। देखो लीगल जो होती है ना भाषा, ये उसका है कि वो ऐसे शब्द बोल रहा है या लेटर्स लिख रहा है कि लग रहा है कि यार ये फार्मासिस्ट है, और वो अपने को बता रहा है कि मैं फार्मासिस्ट हूं, तो ये अपराध है। क्या है, 500 रुपए तक का जुर्माना है, और अगर दोबारा पाया जाता है, सेम गलती दोहराता है, तो 1000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा है, ठीक है। सेक्शन 42 क्या कह रही है, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्संस, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन डिस्पेंस करता हुआ पाया जाता है दवाइयों को तो यह अपराध है। अ पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग कर रहा है या मिक्सिस कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन का बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, पर्चा देख करके एक जो नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर दवाइयां दे रहा है, डिस्पेंस कर रहा है, तो वो अपराध है। इसमें भी वही है, 6 महीने की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना, ठीक है। तो समझ लो ये, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोग कहते हो ना कि सर क्या फार्मासिस्ट ऐसा कर सकता है, बहुत से बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं सर क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं, सब अपराध है ये, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आता है। फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन को आप क्या नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों करना पड़ता है। व्हेन अ फार्मासिस्ट नेम इज रिमूव्ड, अगर आपका नाम रिमूव कर दिया गया है टेम्परेली, फेलिंग टू सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर देना है। अगर ये कानूनी तौर पे कोई अपराध वगैरह किया है तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट होता है सरेंडर करना पड़ता है। नहीं करते हो तो पहले था ये ₹50। देखो ये बहुत सारी चीजें ना, कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत कम है, ये 48 की बात है, उस समय के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब चेंजेस आए हैं थोड़े से, उस चेंजेस की भी बात करेंगे, फिलहाल ये देख लें। ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर या किसी ऑफिशियल को अंडर रिलीवेंट प्रोविजन सच एज सेक्शन 26 से, ठीक है, कह रहा है कि आप जो आपका इंस्पेक्टर आया है चेक करने के लिए, आप उसको रोक रहे हो, उसके काम में दखलंदाजी दे रहे हो, तो ये अपराध है। विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर और ऑथराइज्ड पर्सन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, रजिस्ट्रार है, निरीक्षक है, अधिकृत व्यक्ति को उनका काम करने से आप रोक रहे हो तो अपराध है। इसमें वही 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वाले हैं जो पहले थे, कौन को क्या क्या अपराध हैं, वो अपराध की श्रेणियां हैं। यहाँ पे सेक्शन याद नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन अपराध क्या है, मतलब कि ऑफेंस क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑफेंस है, ठीक है, उसके लिए ये सजा है। कुछ और अपराध की बात करें, जैसे फॉल्स एंट्री इन द रजिस्टर में गलत एंट्री हो रही है, ऑफेंस क्या होगा इसके अंदर, मेकिंग और कॉजिंग फॉल्स एंट्रीज और स्टेटमेंट इन रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर है उसमें कोई गलत एंट्री कर रहा है कोई बंदा, ये कहाँ चल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हुआ। यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपने नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो यहाँ पर 1 साल की सजा है या 1000 रुपए का जुर्माना है, या दोनों चीजें हैं, ये दोनों ही क्या है, अपराध हैं। फेलियर टू नोटिफाई चेंजेस, आप कोई चेंजेस करते हैं एड्रेस में, नाम में, कुछ भी चीज कर रहे हैं और वो आप नोटिफाई नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो ये भी अपराध है। फेलिंग टू इन्फॉर्म स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ चेंज इन एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर ली है, कुछ भी चीज है, एड्रेस कुछ भी आप चेंज करते हैं, अपना बदलते हैं और आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल को नहीं बताते हो, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। नेम में बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर अंटिल प्रॉपर नोटिस इज गिवन, आपका नाम हटाया जा सकता है अगले नोटिस तक, ठीक है। तो ये सब अपराध की श्रेणी में है, बच के रहिएगा। कहां गए, ओके। चेंजेस अंडर जन विश्वास या जो अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन, ये एक्ट 2023, इसके तहत कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अब देखो कुछ नए जो चेंजेस आए हैं उसमें देखो क्या हुआ है। अभी तक क्या था, 50 रुपए 500 रुपए जुर्माना था, अब देखो क्या है, क्लेमिंग, फॉल्सली क्लेमिंग रजिस्ट्रेशन, आप कह रहे हो कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, झूठ बोल रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, वही सेक्शन 41 आ गया। तो जब पहला कन्विक्शन है तो कायदे में तो आप ये लिखना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल और इसमें कई बार एमसीक्यू फंसता है,
तो ध्यान रखना है। पहले कन्विक्शन में सीधा 1 लाख रुपए जुर्माना, देखा ये लेटेस्ट आ गया। तो बच्चे कहते हैं एक्चुअली वो जितने भी हमारे जुर्माने वाले पैसे हैं वो पुराने वाले हैं, अब जब चेंज होकर के आ रहे हैं तो उसमें जुर्माने का रकम बढ़ गई है, ठीक है। और अगर दोबारा करते हो सेम गलती तो 3 महीने की सजा या 2 लाख रुपए का जुर्माना है, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, फर्स्ट कन्विक्शन नाउ अट्रैक्ट अ मच हायर फाइन, ये पहला जो चेंज, मतलब ये चेंज लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, सिर्फ समझाने के लिए है। नोटे मुख्य परिवर्तन क्या हुआ है, पहले बार में ही अब एक बड़ा फाइन है, पहले बहुत छोटा फाइन हुआ करता था, और जो ये है जेल है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, ठीक है। देन दूसरा क्या है, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन डिस्पेंस कर रहा है तो यहां पर क्या है, जेल को घटा के 3 महीने कर दिया गया है और फाइन को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है, ठीक। तो ये यहाँ पर इसकी खैर जरूरत नहीं है, अब चाहो तो क्या परिवर्तन आया पिछले वाले से कंपेयर कर लोगे, चेंजेस देख लोगे। 26 से अगर आप किसी इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोकते हो तो जेल है, द इम्प्रिजमेंट क्लॉज इज रिमूव, अच्छा जेल का जो क्लॉज है वो हटा दिया है, केवल पेनल्टी रखी गई है 1 लाख रुपए। तो अमाउंट अब एक भारी भरकम कर दिए गए हर किसी में। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर बड़ा छोटा सा है तो कोई भी गलती करेगा छोटा सा अमाउंट तो कोई पे कर देगा, अब ऐसा नहीं है, अमाउंट हैवी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नए लेटेस्ट चेंजेस आए हैं तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। नाउ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, तो यहां पे समझ लो। ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन कुछ और नहीं है, 2015 में एक तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस को कंट्रोल करना है। तो एक फार्मासिस्ट, आप एज अ फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकते हैं, बीच बीच में भ्रम फैलता रहता है, मेडिकल क्या क्लिनिक खोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, कुछ नहीं, ये सब बीच बीच में भ्रामित बातें आती हैं, सिर्फ फॉल्स गलत बातें होती हैं ये, ठीक है। बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि अच्छा हम तो क्लिनिक खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा समझो 2015 में क्या कहा गया है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में जो आया था वर नोटिफाइड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था, बताया था, मतलब अंडर फार्मेसी एक्ट, और 15 जनवरी 2015 से लागू हो गया था। पर्पस क्या था इसका, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का, टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको रेगुलेट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, क्या काम रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेंगी इंडिया के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसके, टू डिफाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। इस रेगुलेशन का एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई प्रोफेशनली आप क्या क्या करोगे, ठीक है। दूसरा, टू इंश्योर सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यहां पर उनके काम को भी थोड़ा डिटेल में समझाया गया है, काम करने के तरीके को बताया गया है, जिससे कि जो मेडिसिन का यूज है वो सेफ रहेगा, रैशनल रहेगा। टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय इंप्रूविंग फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है। अब फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से, तो पब्लिक हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कि एक अच्छी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या कहलाती है, उसके रूल्स दिए गए हैं इसके अंदर। ओके, टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, उसके अंदर यही बताया गया कि आपको अपनी एजुकेशन, यानी कि बेशक आपने फार्मेसी कर ली, अब आप शॉप पे हो या कहीं पर हो, लेकिन जो करंट सिनेरियो आ रहा है, नए नए चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस में बदलाव आ रहे हैं, वो आपको लगातार गेन करते रहना है, जिससे कि आप लेटेस्ट चीज़ों को अप्लाई कर पाओ, ठीक है। क्लियर। तो मेन प्रोविजंस की बात करते हैं, क्या है मेन प्रोविजंस। एज पर द रूल, dispensing of drugs should be carried out by qualified registered pharmacist only, ठीक है। जो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग हो रहा है वो केवल और केवल क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है। अब आप बैठे हो शॉप में और किसी एक बच्चा मतलब लड़के को लगा रखा है, वो दवाइयाँ दे रहा है, लेकिन वो एक 12th पास है या BA पास है, और इस समय ड्रग इंस्पेक्टर आया था चेकिंग के लिए, तो फिर पेनल्टी पड़ने वाली है, ठीक है। पेनल्टी है इसके लिए। रेंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेंट पर किसी को नहीं दे सकते हो, ठीक है। टू फार्मेसी ओनर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेंट पे नहीं दे सकते हो, इसीलिए प्रोप्राइटर और मतलब ऑनर, जब आप खुद नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं है, जगह नहीं है,
ठीक है। तो होता क्या है ऐसे केस में, जब आप कहीं और पे करना चाहते हो तो ओनर कोई और हो सकता है, लेकिन वहां पे फार्मासिस्ट आप ही होंगे जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें, ठीक है। तो आप किसी को ये नहीं दे सकते ठीक है हमने आपको किराए पे दे दिया, गलत है ये, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि दवाइयां देने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आपने किसी को किराए पे दे दिया तो वो तो अनपढ़ इंसान हो सकता है या बीए पास बीएससी पास हो सकता है, दवाइयों की क्या नॉलेज उसको। तो ये नियम है, ठीक है, आप रेंट पे नहीं दे सकते। फार्मासिस्ट हु रेंट देयर रजिस्ट्रेशन, अगर कोई फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन रेंट पे देता है विदाउट अटेंडिंग डिस्पेंसिंग सर्विस, ठीक है, और वहां पर वो डिस्पेंसिंग सर्विस नहीं दे रहा है। रेंट का मतलब ऐसा हो सकता है भाई कोई बोले आपसे कि भाई ठीक है तुम अपना सर्टिफिकेट हमें दो, हमारी दुकान है वहां पे तुम काम भी करना, ये चल जाएगा। तो वहां पे एज ए फार्मासिस्ट आप रहोगे, ये चलेगा। लेकिन आप सोचो कि दे दे वहां काम ही ना करो, बिल्कुल वही चीज बता रहा है ये। फार्मासिस्ट जो रेंट करते हैं और विदाउट अटेंडिंग डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मतलब कि वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, आर कंसीडर्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उन्हें अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा एंड मे बी सब्जेक्टेड टू परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और यहाँ उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो परमानेंटली कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब इनके आगे अब कोई सवाल जवाब नहीं, यही नियम है, ठीक है। अगर आप बोलो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं, यही नियम है, इसके आगे अब कोई सवाल जवाब नहीं, यही रूल्स है। इफ ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड बाय अनक्वालिफाइड पर्सन, अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन जो फार्मासिस्ट नहीं है वो ड्रग को डिस्पेंस करता है इंस्टेड ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, द पब्लिक में लॉन्च कंप्लेंट डायरेक्टली। कई बार आप लोगों ने देखा होगा पास पड़ोस वाले कंप्लेंट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि वो क्या, उसको जिसको थोड़ी नॉलेज होती है कि अरे इसके यहाँ तो फार्मासिस्ट नहीं है, ये तो बैठता है, फार्मासिस्ट का कभी कभार आ रहा है, तो उससे दिख जा, जिसको समझदार है और जलन है तो जो पब्लिक है, सॉरी पब्लिक क्या है, कंप्लेंट कर देती है या कर सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन, सीधा स्टेट या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे दिया हुआ कौन कौन से चैप्टर या वो है वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड डिस्प्ले, एवरी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मस्ट डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द फार्मेसी। ये नियम क्यों है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सामने होना चाहिए, पता तो चले मालिक कौन है और फार्मासिस्ट कौन है, दिख जाएगा। कई बार आप लोग सोचते होंगे ना कि यार ये एकदम से फ्रंट में ही क्यों ये सर्टिफिकेट लगाया जाता है, ताकि पता चल सके ओरिजिनल फार्मासिस्ट कौन है। जब ये फ्रंट में रहेगा तो डर भी रहेगा कि यार फार्मासिस्ट यहाँ पे है कि नहीं है, दिख जाएगा पब्लिक को, ठीक है। देन ओके, रिन्यूअल मस्ट बी डन एज पर द स्टेट, ठीक है, रिन्यूअल कराना है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है टू इंश्योर सेफ इफेक्टिव एंड रैशनल डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, पर्चा देख करके वो सेफ इफेक्टिव और रैशनल डिस्पेंसिंग करे। चेक प्रिस्क्रिप्शन फॉर करेक्टनेस डोज रूट एंड इंटरेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर चेक करना, ये नहीं देखा दवाइयां दे दी ना, उसको पढ़ेगा, चेक करेगा क्या दवाई सही है, डोज सही है, रूट सही है, दवाई का आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग ऑन ड्रग यूज, पेशेंट को काउंसलिंग भी देगा कि दवाई कैसे यूज करनी है, क्या साइड इफेक्ट है, कैसे स्टोर करोगे, और एडहेरेंस कि दवाई को नियमित रूप से लेना है, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी शॉप है आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले वाले आपसे दवाई लेते हैं, तो भाई मोहल्ले वालों को किस किस को क्या क्या बीमारी है पर्चा देख के आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनकी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू फार्माकोविजिलेंस सेंटर, अगर दवाई दे रहे हो पर्चे पे दवाइयां आती हैं और कोई पेशेंट बोलता है यार हमें दवाई रिएक्ट कर रही है, दिक्कत आ रही है, तो फार्माकोविजिलेंस सेंटर पे आपको ये बात रिपोर्ट करनी है, ठीक है। ये देख लो, ये सारी देखो मैंने क्या कहा, जो रेगुलेशन है इसमें क्या क्या फार्मासिस्ट के काम है, जिम्मेदारियां, सब मेंशन है। अब बात कर लें फार्मासिस्ट और पेशेंट का, पेशेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो फार्मासिस्ट जब भी कोई काम करेगा इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, वो हमेशा काम ऐसे करेगा कि जिसमें पेशेंट का सबसे बेस्ट बेनिफिट हो, ठीक है। सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए उसका, पेशेंट का फायदा होना चाहिए, यानी पेशेंट बीमारी से उभरे। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, भंग ना हो, क्योंकि भाई क्या बीमारी है, क्या दवाइयां खा रहा है, ये सब चीजें आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे।
अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और अनएथिकल प्रैक्टिस। अपनी फार्मेसी में आप किसी प्रकार का गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे या अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस जैसे होता है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लो आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हो कि हाँ ठीक है ये दवाइयाँ बेचते हो आप, ये सब लिखा करो, हम ये बेचेंगे, प्रॉफिट खाएं, प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, ये सब चीज़ें अनएथिकल प्रैक्टिस में आ जाती है, नहीं करनी है ये। ठीक है, जो फार्मासिस्ट है वो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को ही फॉलो करेगा। अब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस GPP, अपना जो मेडिकल स्टोर है यानी कि फार्मेसी है उसे क्लीन रखेगा, सारे इक्विपमेंट साफ सुथरे रखेगा। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड कंट्रोल ड्रग्स, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे आते हैं या कंट्रोल्ड ड्रग्स, नार्कोटिक्स ड्रग्स जो बेचता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो भी एसेंशियल मेडिसिन है यानी कि जो रोजमर्रा में सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वो तो मस्ट है उसे रखना। ठीक है, स्टोर ड्रग्स अंडर प्रॉपर कंडीशन, जो ड्रग्स की स्टोर करने की कंडीशन है, जिस टेम्परेचर पे, जिस ह्यूमिडिटी पे, जिस लाइट पर, उस ड्रग को वैसे ही रखेगा। वैसा नहीं है वैक्सीन लेके आ गया कोई और उसको स्टोर करना है 2 डिग्री से 8 डिग्री पे और खुला छोड़ रखा है, ये काम नहीं करना। तो ये है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स भी फॉलो करेगा यानी कि ईमानदारी और नैतिकता भी फॉलो करेगा। जो दिखती नहीं है उसके लिए कोई कायदे कानून नहीं है, बट फॉलो करने हैं। जैसे प्रैक्टिस ऑनेस्टली एंड फेयरली, भाई ऑनेस्ट, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य करेगा, कोई उसमें बेईमानी धांधली नहीं करेगा। भाई यहाँ पे अगर ऑनेस्टली का मतलब क्या है, मान लो ये जैसे साफ सुथरा रखना है, गंदा पड़ा है सब, तो उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला तो आने वाला नहीं है। ठीक है, काम कर रहा है तो वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हितों के टकराव से बचना चाहिए, मतलब अपना फायदा नहीं देखेगा कि यार अपने फायदे के लिए कोई काम ऐसा करे, तो वो काम नहीं करना है। नॉट सप्लाई ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वेयर रिक्वायर्ड, अब मान लो कोई है, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई आ रहा है, आप दवाई दे रहे हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, तो ये दे दोगे तो कोई देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है कोड ऑफ एथिक्स, क्या करे, नैतिकता क्या करी, नहीं ये काम नहीं करना है। तो नैतिकता यहाँ पर इसलिए डाली गई है, एथिक्स यहाँ पर इसलिए पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ पर उसको हम देख नहीं सकते या उसके लिए कानून कुछ उस टाइप से चीजें नहीं है, तो वहां पर आपके एथिक्स अगर होंगे, आपकी नैतिकता अगर आगे आएगी तो आप गलत काम नहीं करोगे। ठीक है, नॉट सब्स्टिट्यूट ब्रांडेड मेडिसिन विदाउट फिजिशियन कंसेंट, कई बार ये लोग ऐसे भी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जेनरिक मेडिसिन होती है, कॉस्टली मतलब सेमी रेट पे होती है, एक दूसरी मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी है, तो कई बार क्या करते हैं मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो चेंज करने की कोशिश करते हैं कि देखो सेम सॉल्ट है, ये ज़्यादा अच्छी है ले लो, क्योंकि वहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, दवा को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ठीक है, देन आपका है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसे निरंतर बनाए रखोगे, यानी कि सीखते रहोगे, हर पल कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है। ठीक है, और आजकल वैसे भी नेट का जमाना है। फार्मासिस्ट मस्ट अपडेट देयर नॉलेज रेगुलरली, फार्मासिस्ट अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करता रहेगा। ठीक है, कि क्या नई चीजें हो रही हैं, क्या गुड फार्मेसी कोड ऑफ एथिक्स में कुछ नया तो नहीं आ गया है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में कुछ नई चीजें तो नहीं आ रही, तो अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करेगा। और हाँ, अटेंड सेमिनार्स, वर्कशॉप, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, फार्मासिस्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, उनको कंटिन्यू अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, सीपीडी इंश्योर्स कॉम्पिटेंस एंड अप टू डेट प्रैक्टिस, अगर वो लगातार ये कर रहा है तो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा फार्मासिस्ट है वो कॉम्पिटेंस है, मतलब दक्ष है, मतलब कौशल है उसके अंदर पूरा, मतलब अप टू डेट चीजें हैं सारी, और जो प्रैक्टिस वो फॉलो कर रहा है वो लेटेस्ट वाली फॉलो कर रहा है। ठीक है, 11th है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसी और थेरेपेटिक कमेटी होती है जिसके अंदर फार्मासिस्ट का भी रोल रहता है। ठीक है, इन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट बी मेंबर ऑफ पीटीसी, इसका मेंबर होता है। हेल्पिंग इन ड्रग सिलेक्शन, वहां पर उसका काम क्या है कि इस कमेटी के अंदर जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग का सिलेक्शन, फॉर्मुलरी प्रिपरेशन, कौन कौन सी मेडिसिन हॉस्पिटल में होनी चाहिए उसमें हेल्प करेगा, और ड्रग यूज पॉलिसी में काम करेगा, यानी कि वहां पर फार्मासिस्ट का होना जरूरी है इस कमेटी में। ये कमेटी बिना फार्मासिस्ट के नहीं बनेगी। ठीक है, पेशेंट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये रूल कहता है जो अपना 2015 में आया है कि आपको पेशेंट का जो मेडिकेशन रिकॉर्ड है वो कम से कम 2 साल के लिए मेंटेन रखना है।
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग एडीआर काउंसलिंग इज मैंडेटरी। जो भी आप डिस्पेंस कर रहे हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर आपकी नॉलेज में आई है या काउंसलिंग कर रहे हो, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा पढ़ी करके आप उसका रजिस्टर मेंटेन करोगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ आया कि आप पेशेंट को दवाई दे सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, कहीं कुछ आया? ऐसा नहीं आया ना। तो क्यों चक्कर में पड़ते हो? मैं यही बच्चों से कहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट के सारे काम हैं। ठीक है, अब मिसकंडक्ट की थोड़ी बातें कर लें। अगर कोई फार्मासिस्ट उल्लंघन करता है एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो यहाँ मेंशन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है या उसका रजिस्ट्रेशन हटा सकता है। अ हियरिंग मस्ट बी गिवन बिफोर एनी एक्शन। उसकी कोई भी एक्शन लेने से पहले फार्मासिस्ट को एक मौका जरूर दिया जाएगा कि भाई हाँ बताओ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो फार्मासिस्ट डॉक्टरी वाले कोई काम नहीं कर सकता, ये चीज दिमाग में अपने एकदम सेट कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो अगेन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा चैप्टर है और उसमें से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद उसी को पढ़े लगातार स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 3 चैप्टर हो जाएंगे स्टार्टिंग के लॉ एंड एथिक्स में, तो फिर चीजें फिर आगे आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कल। इसको पढ़ो, रिवाइज करो, मिलते हैं कल। गुड नाइट।